हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी इंडियन पॉलिटी में ही। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो एक प्रकार से बोले हमारे भारतीय संविधान का ही एक नया चैप्टर, जिसको आज हम एक बेहतरीन अंदाज में उसको शुरू भी करेंगे और उसको हम समाप्त करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में आज हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं। इसके संदर्भ में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाग 16 के संदर्भ में, ठीक है। यानी इससे पहले तक हम लोगों ने भाग 15 का अध्ययन किया था एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। तो जो कि इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे 22 भाग आते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 16 तक का अध्ययन 15 तक का अध्ययन किया और आज हम 16 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसको आज हम पूर्णतः समाप्त भी करेंगे। भाग 16 के अंतर्गत अगर हम लोग अनुच्छेदों का जिक्र करें तो इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो इससे पहले एक प्रकार से बोले भाग 15 के अंतर्गत 324 से लेकर के 329 के मध्य में जितने भी अनुच्छेदों का प्रावधान भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया था उन सारे के सारे अनुच्छेदों का जिक्र हम एक बेहतरीन अंदाज में अपनी इस क्लास के माध्यम से कर चुके हैं, ठीक है। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो उसी के आगे से अपनी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे, अर्थात भाग 16 का अध्ययन करेंगे। और भाग 16 में जो भी हमारे एक प्रकार से अनुच्छेदों की बात करें तो 329 तक वहां अध्ययन किया। आज बात करेंगे 330 से लेकर के 342 के मध्य में। 330 से 342 के मध्य में भारतीय संविधान के जो भी हमारे उस समय के बैठे हुए संविधान सभा में संविधान को निर्मित करने वाले राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने 330 से 342 के मध्य में कुछ ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान किया जो कि हमारा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से संबंधित है, ठीक है। यानी पूरे के पूरे भारत जैसी इस एक प्रकार से बोले विशाल देश में जो भी हमारे एससी तबके के लोग हैं, एसटी तबके के लोग आते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, उनके संदर्भ में यानी समाज में उनको एक बराबरी का दर्जा मिल सके, इस कारणवश इनके संदर्भ में कुछ नियम और कानून बनाए गए जो कि अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य में उन नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के तबके के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाता है तो उसके लिए एक बेहतरीन अंदाज में फिर क्या है कि दंड का प्रावधान किया गया है। उसी सारे नियम और कानूनों को देखते हैं कि जो भी सारा सिस्टम है हमारा वो क्या है और किस प्रकार का है। तो आनंद लेते चलिएगा मेरे साथ में इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का, और इस अनुच्छेद के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं इस क्लास के माध्यम से कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब यार डायरेक्टली हम इन तीनों चारों का नाम एग्जैक्ट ना लेकर के हम लोग अपने चैप्टर को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध, यानी इस प्रकार का अगर हम नाम दे देते हैं
तो हमको ज्यादा सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से, तो सहजता महसूस हो ही जाएगी यार। धीरे धीरे देखते हैं इसी में कि क्या सारी चीजें इसके अंतर्गत हमारी आती हैं। कुछ वर्गों से तात्पर्य यही है कि 330 से 342 के मध्य में हम लोग ज्यादातर जो बात करेंगे वो बात करेंगे एससी की, एसटी की और ओबीसी वर्ग की, और कुछ हमारे अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है एंग्लो इंडियन के संदर्भ में। ठीक है, तो हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र करेंगे आपके साथ में, जो कि इन नियम और कानूनों के तहत भारत देश के अंतर्गत इन सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में संकलित किया गया। ठीक है, देखते हैं इसी में। इसमें कुछ वर्गों से तात्पर्य यह है कि कुछ वर्गों से तात्पर्य यह है, बात करेंगे एससी के संदर्भ में, एससी के पश्चात में एसटी के संदर्भ में एंड ओबीसी के संदर्भ में, एंड ओबीसी के पश्चात में हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन के संदर्भ में, एंग्लो इंडियन के संदर्भ में। इनके संदर्भ में कुछ हमारे प्रावधान दिए गए हैं। देखते हैं एक एक करके कि 330 में क्या है। वॉटएवर जो भी हमारा संदर्भ होगा उसकी चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे आपके साथ में। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 में बोला गया है लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके आरक्षण का प्रावधान? एससी और एसटी के। कहां पे? लोकसभा में। यार ऐसा क्यों किया गया? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए क्या की गई? सीटें आरक्षित की गई, यानी सीटें हमारी आरक्षित की गई। इसका प्रावधान देखने के लिए कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 330 में। अब सीटों को आरक्षित क्यों किया गया? क्योंकि यार हमारे जो भी एससी वर्ग के लोग हैं और एसटी तबके के लोग हैं, इनको समाज में अगर बराबरी का दर्जा चाहिए तो क्या हम समाज में रह करके ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कुछ मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इनको संसद में सीटों की व्यवस्था ना की गई होती तो समाज में यार इनको उस लेवल का अधिकार ना मिल पाता जिस लेवल का संसद में पहुंच करके मिल रहा है। संसद में ही क्यों, समाज में क्यों नहीं? समाज में अगर इनको एससी और एसटी को एक प्रकार से बराबरी का दर्जा चाहिए तो फिर यार इसका एक ही मेन कारण हो सकता है बराबरी का दर्जा का, कि उनको भरपूर शिक्षित किया जाए। और मैं ये गारंटीड बोल रहा हूं कि अगर किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, अगर वो गरीब है और निम्न जाति का है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम शिक्षा प्राप्त करवा दें और उसको थोड़ा सा हम पैसे में मजबूत कर दें तो वो एकदम वेल टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है और अपने से हाई फाई लेवल का व्यक्ति से भी वो एक प्रकार से रूबरू हो सकता है, फिर वो चाहे ऊंच कास्ट का व्यक्ति हो या निम्न कास्ट का व्यक्ति हो। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा आएगा तो थोड़ा सा खान पान पहनावा सही होगा, और अगर शिक्षा आएगी तो बोलने बैठना सीख जाएगा। तो इस संदर्भ में चाहे वो भले ही कितना निम्न कास्ट का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमारा उच्च वर्ग के व्यक्ति से अपनी तुलना कर सकता है। ठीक है, और फिलहाल में सीटों की आरक्षण की व्यवस्था इसी कारणवश की गई क्योंकि संसद में अगर एससी और एसटी के तबके के लोग जाते हैं संसद में तो वो अपने पिछड़े हुए कैटेगरी के लोगों को आगे लाने के लिए या समाज में उनको एक बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संसद में अगर वो पहुंचे हैं तो एक बेहतरीन अंदाज में वो क्या करेंगे, अपने वर्ग के लोगों की बात वहां पे रख पाएंगे, जिससे कि वहां से फिर उनके वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया जाएगा। इसी कारणवश यहाँ पे बोला गया कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई। और एससी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई वो 84 सीटें आरक्षित की गई। कितनी सीटें? 84 सीटें। और एसटी के लिए 97 सीटें आरक्षित की गई। 84 सीटें एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि 97 सीटें इसके लिए हमारी आरक्षित की गई। यार यहाँ पे हम लोग केवल और केवल अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है,
नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या कि एससी क्या होता है और एसटी क्या होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर पिछड़ा है समाज में, जाति के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति समाज में पिछड़ा है तो वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, यानी उसको हम एससी के नाम से जानते हैं। और एसटी के नाम से हम उसको जानते हैं जो कि समाज में बहुत ही पिछड़ा है, यानी एक प्रकार से बोले तो जंगलों में आदिवासी टाइप में कुछ हमारी जनजातियां ऐसी हैं जो कि जंगलों में निवास करती हैं, जनजाति टाइप में। आज वर्तमान की स्थिति में भी अगर हम लोग नागालैंड टाइप में चले जाएंगे, मेघालय साइड में, यानी एक प्रकार से पूर्वी इंडिया में अगर आज भी हम जाते हैं तो वहां पे हमको ज्यादातर जो व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी एक प्रकार से उनका जो खान पान है, पहनावा है, रहन सहन है, वो पूरा का पूरा हम लोगों से चेंज है। वो आदिवासी टाइप के लोग ही अनुसूचित जाति में आते हैं, ठीक है, यानी समाज से पूरी तरीके से कटे हुए हैं और हम लोग जो है वो एक दूसरे में समाज में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग एससी के नाम से और एसटी के नाम से जानते हैं। और इनके लिए यार कई सारी व्यवस्थाएं भी सरकार के द्वारा की जाती हैं जो कि आगे अभी हम देखेंगे। तो इसको हमने याद रखना है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई, ठीक है। अनुच्छेद 331 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित की गई। किसके लिए? लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित, वो भी कितनी सीटें? 2 सीटें आरक्षित की गई। कितनी सीटें? 2 सीटें हमारी आरक्षित की गई। अब ये जो हम लोग यार ये जानते हैं कि लोकसभा में 545 सीटें, जिसमें से 543 सीटें हमारे निर्वाचन के माध्यम से आती है और बाकी 2 बची हुई सीटें हमारी एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को हमारे मनोनीत करते हैं। ये वही 2 लोग होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। तो इसी अनुच्छेद के अनुसार या इसी प्रावधान के अनुरूप राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को लोकसभा में उनकी सीटों को हमेशा और हमेशा के लिए आरक्षित कर दिए थे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है, अर्थात एंग्लो इंडियन अब वर्तमान में भारत में नहीं है। तो ये प्रावधान हमारा क्या किया गया, समाप्त किया गया है। लेकिन फिर भी 2 सीटें उनके लिए क्या की गई, आरक्षित की गई। अगर वो चुनाव के माध्यम से आते हैं तो अच्छी बात है, राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। अगर वो चुनाव के माध्यम से नहीं आ पाते हैं तो फिर राष्ट्रपति महोदय उनके लिए क्या करेंगे, 2 एंग्लो इंडियन को उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। सर्वप्रथम एंग्लो इंडियन होता क्या है, तो एंग्लो इंडियन हम उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कि एक प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा पूरे के पूरे भारतीयों पर शासन किया जा रहा था, तो उस समय जो भी हमारे अंग्रेज इंडिया में थे उनके जो बच्चे वगैरह यहाँ पे पैदा हुए उन्हीं को हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से बोले तो इंडिया में किसका शासन था, यूरोपियों का शासन था। अब यूरोपियों में अलग अलग व्यापारिक कंपनी आती थी। पहले हमारे डच वगैरह आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के साथ में डेनमार्क आते हैं, अंग्रेज आते हैं, स्विट्जरलैंडी आते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे यूरोपीय हमारे इंडिया के अंतर्गत आते हैं जो कि शासन करने के उद्देश्य से आते हैं, पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को जान करके या यहाँ की स्थिति और परिस्थिति के रूबरू होकर के अपनी सत्ता यहाँ पे एक प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं। और जब उनकी सत्ता यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में स्थापित हो जाती है
तो फिर वो अपना शासन यहीं पे करने लगते हैं। और कोई भी हमारा यूरोपीय आता था शासन करने के लिए, तो 5 साल 10 साल 15 साल अगर इंडिया में रह गया तो जाहिर सी बात है वो यहीं पे अपना निवास स्थान बनाएगा। और जैसे ही वो अपना यहाँ पे निवास स्थान बनाता था तो यहीं के लोगों से वो अपनी शादियां करते थे। अगर मेल था तो फीमेल से शादी करता था, फीमेल होता था तो मेल से शादी करता था। अब वही जो हमारे शासन करने वाले जो भी यूरोपीय थे, अगर वो यहीं पे शादी करके यहीं पे बस जाते थे और उनसे जो हमारी संतान उत्पन्न होती थी, उसी को हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। और उन्हीं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को आरक्षित कहां पे किया गया? लोकसभा में। ये प्रावधान हमारा ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस कारणवश इस प्रावधान को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने निर्मित किया, क्योंकि जिस समय देश गुलाम था हमारा, तो उस समय एंग्लो इंडियन का दबदबा भारतीयों पर कुछ ज्यादा था। लेकिन जैसे ही हमारा अंग्रेजी हुकूमत समाप्त होती है इंडिया से, तो उस समय एंग्लो इंडियन की तरफ से बोलने वाला कोई भी ना ही भारतीय बचा था और ना ही कोई हमारा यूरोपीय बचा था। तो इस संदर्भ में जो भी हमारे एंग्लो इंडियन यहाँ पे इंडिया में थे, उनके लिए यार एक दुविधा उत्पन्न हो गई, उनके लिए समस्या उत्पन्न होने लगी कि वो अब बेचारे करें तो करें क्या, क्योंकि अब उनके जितने भी लोग थे यहाँ पे वो यहाँ से जा चुके थे, लेकिन जो भी उनकी संतानें थी, यानी एक प्रकार से बोले जो भी एंग्लो इंडियंस थे, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं बचा था, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं बचा था, जिससे कि एक प्रकार से बोले तो यही सारी दुविधाएं उत्पन्न होने लगी। तो उनके हक की आवाज को उठाने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या किया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को क्या करवाया? आरक्षित करवाया। यही 2 लोग जाकर के संसद में अपनी बात रखेंगे कि हम एंग्लो इंडियन को हमारा हक दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा तब था कि जब हमारा एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत थी और सत्ता समाप्त हो जाने के बाद उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, इस कारणवश ये हमारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसको भी हमने याद रखना है एक बेहतरीन अंदाज में। तो ये सीटों का आरक्षण भी हमने याद रखना है। 331 के बाद में 332 की बात करते हैं। अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 में क्या बोला गया? यहां पे बोला गया लोकसभा में एससी एसटी, यहां पे बोला गया विधानसभा में। कहां पे? विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। सीटों को क्या किया गया? आरक्षित किया गया। क्यों? क्योंकि यार जो भी सारा सिस्टम था यार, लोकसभा में अगर एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई तो विधानसभा में भी की जानी चाहिए। तो इसी कारणवश विधानसभा में भी एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। लेकिन लोकसभा में हमारी एक सीटों की लिमिट रखी गई एससी और एसटी वर्ग के संदर्भ में, लेकिन विधानसभा में एससी और एसटी के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई सीटों को लेकर के, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यार हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा सीट होती है और हर एक राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग होती है। इसी कारणवश सीटों की संख्या यहाँ पे फिक्स नहीं की गई, ठीक है। 332 की बात करते हैं। अनुच्छेद 332 की बात करें तो इसमें बोला गया विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का क्या किया गया? एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है। एक एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को क्या की गई? आरक्षित की व्यवस्था की गई, यानी आरक्षित किया गया सीटों को, वो भी एक सीट के लिए, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 333 की कि अनुच्छेद 333 हमारा क्या प्रावधान करता है, इसको भी हमने याद रखना है।
अनुच्छेद 333 की बात करते हैं। अनुच्छेद 334, 333 हम लोग देख चुके हैं। ये यहाँ पे अनुच्छेद 333 एंड अनुच्छेद 334, इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 334 ये प्रावधान करता है कि जिस समय हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया था, वो 2020 में आकर के समाप्त हो रहा था। यानी 2020 में उन सीटों की संख्या जो थी, वो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, वो हमारा समाप्त हो रहा था। तो फिर इसको बढ़ा दिया गया अनुच्छेद 334 के माध्यम से कि यहाँ पे क्या किया गया, अब वो सीटों की संख्या कब तक बढ़ेगी, 2030 तक। यानी लोकसभा में जो हमारी सीटें आरक्षित थी किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, कब तक, 2020 तक। कब तक, 2020 तक। तो अब ये सीटों को बढ़ा करके कहां तक किया गया, 2030 तक। यानी 2030 में पुनः इन सीटों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल में ये जो लोकसभा की सीटें हैं, ये हर 10 साल में बढ़ती है। पहली बार 1950 में संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो इसकी लिमिटेशन 60 में समाप्त हो रही थी, तो फिर से बढ़ाया गया 10 साल। 70 में समाप्त हुई, फिर से 10 साल बढ़ाया गया। इस प्रकार करके आज 2020 में ये समाप्त हो रहा था, तो 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो वही बोला गया, लोकसभा में सीटों की जो संख्या थी, एससी और एसटी वर्ग के संदर्भ में जो भी प्रावधान था सीटों को आरक्षित करने का, वो हमारी सीटें 2020 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसको पुनः बढ़ा करके 2030 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रावधान को भी हमने क्या करना है, याद रखना है। 334 के पश्चात में बात करते हैं 335 की। 335 की बात करते हैं। 335 में बोला गया है कि जो भी हमारे एससी और एसटी वर्ग के संदर्भ के लोग हैं, उनको एक प्रकार से प्रमोशन की व्यवस्था की गई। यानी एससी और एसटी वर्ग के जो भी हमारे लोग हैं, उनके प्रमोशन की, किसकी, प्रमोशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 के मध्य में। और अनुच्छेद 336 में एंग्लो इंडियन का प्रमोशन, किसका, एंग्लो इंडियन का प्रमोशन का प्रावधान किया गया है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंग्लो इंडियन के प्रमोशन का प्रावधान अनुच्छेद 337 क्या बोल रहा है, सारी बातों को देखते चलेंगे हम, एक एक आर्टिकल से रूबरू करवाता हूं मैं। अनुच्छेद 337 के बाद में अनुच्छेद 337 की बात करते हैं। अनुच्छेद 337 में एंग्लो इंडियन के पश्चात में जो भी हमारा एक प्रकार से बोले एंग्लो इंडियन के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, एजुकेशन अर्थात शिक्षा की व्यवस्था की गई। एंग्लो इंडियन के लिए एजुकेशन का प्रावधान कहां पे किया गया, किस आर्टिकल के माध्यम से किया गया, तो ये आर्टिकल 337 के माध्यम से किया गया है। इसको भी हमने याद रखना है। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूं कि जो भी हमारे एंग्लो इंडियन हैं, इनकी व्यवस्था वर्तमान में समाप्त कर दी गई है, क्योंकि आज वर्तमान की स्थिति में भारत में किसी भी प्रकार का कोई एंग्लो इंडियन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सारे के सारे अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो चुकी है, जिस कारणवश ये सारा सिस्टम हुआ है। लेकिन फिर भी ये प्रावधान हमारे किए गए, इस कारणवश इन प्रावधानों के माध्यम से इन नियम और कानूनों को हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 338 की। अनुच्छेद 338 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338 में बोला गया है कि जो भी हमारा एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं, इनके लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई। आयोग कैसा, यानी 338 में एससी आयोग की व्यवस्था की गई, यानी जिसको हम
शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात एसटी के नाम से जानते हैं। तो क्या बोला गया कि 338 में शेड्यूल कास्ट के एक प्रकार से बोले आयोग, शेड्यूल कास्ट का या एक प्रकार से एससी आयोग बोल सकते हैं। तो इसका प्रावधान किया गया, किसका प्रावधान? एससी आयोग का प्रावधान किया गया, यानी शेड्यूल कमीशन या कास्ट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। इसका प्रावधान क्यों किया गया? शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान ये किया गया कि जो भी हमारे समाज में जाति के आधार पर जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनके संदर्भ में एक हमारे कमीशन को गठित किया गया। उनके संदर्भ में एक हमारा क्या बोला गया कि एक आयोग बनाया गया जो कि उनके संदर्भ में सारी जानकारियों को अवगत करेगा और उन्हीं के संदर्भ में सारी चीजों को कार्य को करेगा, जो कि एससी आयोग के द्वारा किया जाएगा। और एससी आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनका एक प्रकार से बोले उनकी जो नियुक्ति होगी अध्यक्ष की, वो प्रधानमंत्री की सहायता से, यानी एक प्रकार से बोले प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे? इसके अध्यक्ष की। किसके अध्यक्ष की? एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की जो भी नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे प्रधानमंत्री की सहायता से। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनकी जो पावर होती है वो पावर एक मंत्री के बराबर होती है। संसद में जो भी हमारे मंत्रीगण बैठते हैं उन्हीं मंत्रियों के बराबर इनकी क्या होती है? पावर होती है। और अच्छों को नाप देते हैं ये। अगर एससी संदर्भ में, यानी एक प्रकार से बोले एससी के संदर्भ में, यानी जो भी अनुसूचित जाति है उनके संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होता है समाज में, तो ये एससी आयोग उसके लिए कदम उठाता है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ समाज में होती है इनके संदर्भ में, तो फिर क्या होता है कि इनके द्वारा बहुत ही बेरहम कदम उठाया जाता है और फिर इनके सामने चाहे जो भी हो ये सबको नाप सकते हैं। चाहे वो डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, सबको नाप देंगे। इतना खतरनाक होता है, पावर में तो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इसको हमने याद रखना है। इसके पश्चात में अनुच्छेद 338 का आता है। 338 का आता है या ए आता है। इसमें एससी की बात की गई, इसमें इसी तरीके की बात की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संदर्भ में, यानी अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, जो कि यही सारी चीजें होंगी। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, अध्यक्ष महोदय। इसमें 7 सदस्य होते हैं और इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। इनकी जो पावर होती है वो भी मंत्री महोदय के बराबर ही होती है। अगर इस समाज में जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं समाज में, ठीक है, उनके संदर्भ में ये 338 का हमारा बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रावधान करता है और उनकी मदद भी करता है। उनकी आवाज को समाज के बाहर या संसद में उनकी आवाजों को पहुंचाता है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सरकार उनके लिए कार्य भी करती है, जो कि अभी हम इसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती है ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति होती है, जो कि नागालैंड साइड में अगर आज भी हम जाते हैं तो वहां की जो जनजातियां हैं वो यार एक प्रकार से बोले मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें खाना खाते हैं। कंकाल की जो खोपड़ी होती है उसमें खाना खाते हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि बड़े बड़े हथियारों को लेकर के आज भी जंगलों में निवास करती हैं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों को बना करके। अगर हम जैसे लोग वहां पे जाते हैं तो बड़ा ही नुकसानदेह हमारे लिए साबित हो सकता है।
लेकिन सरकार उनके लिए अलग से व्यवस्था करती है, क्योंकि है तो हमारे भारत देश की ही, और भारत में यार अनेकता में विविधता हमको देखने के लिए मिलती है। भारत विविधताओं वाला देश है, हर प्रकार के लोग यहाँ पे हैं, तो इनके लिए सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो सरकार कदम भी उठाती है और उनके लिए विशेष अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और एक विशेष प्रकार के अधिकारी उनके क्षेत्र में जाकर के कार्यरत होते हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। बात करते हैं 339 की। 339 क्या प्रावधान करता है? भारतीय अनुच्छेद 339 की बात करते हैं। 339 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 339 प्रावधान करता है कि कोई भी, अभी हम लोगों ने देखा तो इसमें ज्यादातर जो प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, अभी तक जितने अनुच्छेदों का जिक्र मैंने किया उसमें से हम लोग देख पा रहे होंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा जो अनुच्छेदों का जिक्र मिला वो एससी और एसटी के संदर्भ में ज्यादा मिला। ठीक है, तो ये 330 से 342 के मध्य में ज्यादातर अनुच्छेदों का जो जिक्र किया गया वो एससी एसटी के संदर्भ में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 339 में क्या बोला गया कि इंडिया के अंतर्गत कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं या कुछ हमारी ऐसे मतलब जगहें हैं जहां पे एससी और एसटी की जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? एससी और एसटी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। तो जिस भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक या जो प्रशासन एक प्रकार से चलेगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत चलाया जाएगा, या केंद्र सरकार उनके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी उठाएगी जहां की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यानी एससी और एसटी वर्ग की संख्या, जिस भी क्षेत्र में जनसंख्या इनकी ज्यादा मिलेगी, क्या मिलेगी? जिस भी क्षेत्र में इनकी जनसंख्या ज्यादा मिलेगी वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी पूर्ण रूप से। और ऐसा होता भी है, केंद्र सरकार एक प्रकार से कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है उनके क्षेत्र में, जो कि इन्हीं के अनुरूप वहां रह करके ढलते हैं, और ज्यादातर जो कार्य करते हैं प्रशासनिक अधिकारी वो एससी और एसटी के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि यार वो लोग अशिक्षित होते हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव होता है। अब पता लगे यार हम गए उनकी सुरक्षा के लिए और वो हमारे ऊपर ही मतलब अटैक वगैरह कर दें, तो कौन जानता है ऐसा। तो इस कारणवश वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वहां के, उनको विशेष तौर पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको हम अनुसूचित जाति या जनजाति वाले क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग की जाती है, आप लोगों को एक प्रकार से विशेष तौर की ट्रेनिंग दी जाती है, आप उन्हीं के अनुरूप रह करके उन्हीं के समाज में ढलिएगा और उनके लिए कल्याण वाली स्थिति पैदा कीजिएगा, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या उत्पन्न ना हो। और मैंने अभी बोला था कि नागालैंड या हम लोग पूर्वी भारत में चले जाते हैं, नागालैंड हो गया हमारा, मेघालय वगैरह हो गया, असम वगैरह की तरफ। असम में तो कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन नागालैंड तरफ में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इधर पूर्वी साइड में हमारे ईसाई वर्ग के लोग भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। पूरे इंडिया के अंतर्गत अगर ईसाइयों की संख्या की बात करें तो पूर्वी साइड में और थोड़ा सा दक्षिणी साइड में ईसाइयों की संख्या मिलती है जाकर के, लेकिन पूर्वी साइड में ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसी कारणवश बोलते हैं भारत विविधताओं वाला देश है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, अनेक प्रकार की खान पान, अनेक प्रकार की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। अनुच्छेद 339 के पश्चात में अनुच्छेद 340 की बात करते हैं। अनुच्छेद 340 की बात करते हैं, इसमें ओबीसी आयोग की बात की गई है। ओबीसी आयोग यानी ओबीसी कमीशन। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। ओबीसी आयोग का गठन क्यों किया गया? क्योंकि ये भी जाति हमारी समाज में पिछड़ी हुई है, लेकिन
ये एससी और एसटी की तुलना में हमारा ओबीसी वर्ग थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और इनसे ऊपर हमारा जनरल कास्ट आती है। ठीक है, तो ओबीसी वर्ग के लिए भी कुछ हमारे आरक्षण का प्रावधान किया गया संविधान के अंतर्गत में, उसको हम देखते हैं। ओबीसी की आवाज को उठाने के लिए यानी समाज में अगर ओबीसी वर्ग यानी पिछड़ा जो भी वर्ग है हमारा, इनको किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या अगर उत्पन्न होती है तो इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए या इनकी आवाज को उठाने के लिए एक हमारा अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 340। इसके माध्यम से एक हमारा कमीशन को गठित किया गया जिसको हम लोग ओबीसी आयोग के नाम से जानते हैं। और ये जो ओबीसी आयोग होगा यही हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों की आवाज को उठा करके संसद में पहुंचाएगा या सरकार तक आपकी बातों को रखेगा और सरकार फिर फाइनली आपके लिए जो भी सारे आपके हित में कार्य होंगे वो सारे कार्यों को किया जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी का गठन किया गया और इस ओबीसी वर्ग के गठन के संदर्भ में या ओबीसी वर्ग के जांच के संदर्भ में ओबीसी वर्ग के लिए कौन कार्य करेगा, इसके लिए सबसे पहले एक समिति बनाएगी जिसको हम लोग विजय केलकर समिति के नाम से जानते हैं। काका कालेकर समिति के नाम से जानते हैं। ये पहली बार गठित हमारी समिति थी जो कि ओबीसी आयोग की जांच के लिए बनाई गई थी। ओबीसी वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए ये समिति हमारी बनाई गई थी। ठीक है, फाइनली ये इनके द्वारा जो भी सारा सिस्टम था इनके द्वारा ये सिफारिश वगैरह की गई या आवाज उठाई गई, लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी बात को नहीं माना, लेकिन फिर भी ये अपनी आवाज को बुलंद करते रहे ओबीसी आयोग के संदर्भ में या ओबीसी वर्ग के लिए। इसके पश्चात में एक समय हमारा आता है जिस समय हमारा सरकार होती है भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, जो कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। उनके समय में एक हमारी सिफारिश और होती है या एक आयोग का गठन और किया जाता है जिसको हम लोग मंडल आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। ये मंडल आयोग दूसरा हमारा एक प्रकार से समिति थी या आयोग था जो कि ओबीसी आयोग के संदर्भ में अपनी आवाज को उठाता था। ठीक है, तो इसकी जो एक प्रकार से बोले इसका जो प्रावधान किया या ये किनके समय में लाया गया, तो ये लाया गया था हमारा एक प्रकार से बोले उस समय हमारी गैर कांग्रेस सरकार थी मोरारजी देसाई की। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार में या उन्हीं के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया जो कि ओबीसी आयोग को या ओबीसी के आवाज को बुलंद करता है। ठीक है, तो यहां से दो चीजें याद रखिएगा कि पहली जो समिति बनाई गई काका कालेकर समिति और दूसरी जो समिति या जो आयोग था वो मंडल आयोग था। ठीक है, और मंडल आयोग की सिफारिश ऐसी थी ओबीसी वर्ग के संदर्भ में कि इन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें? 27% का। और ये कब बोला गया? मंडल आयोग की सिफारिश पर बोला गया। लेकिन 27%, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रकार की कोई अगर वैकेंसी आती है तो 100% में से ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। और कहीं कहीं पर जो महिलाओं को देखने के लिए मिलता है वो 30% और कुछ जगहों पे 35% का आरक्षण ओबीसी वर्ग में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मंडल आयोग की सिफारिश पर ऐसा बोला गया। लेकिन आगे चल के इसका काफी विद्रोह हुआ, लोग इससे जो अन्य लोग थे वो काफी ज्यादा विद्रोह करने लगे कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा आरक्षण मिलने लगा और खास करके महिलाओं को 30% 35% मिल रहा है। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें तो जनरल वालों को तो कहीं कहीं पर आरक्षण ही नहीं है और जो आरक्षण जनरल वालों को प्राप्त है वो 10% तक का प्राप्त है। ठीक है, तो इस संदर्भ में तो यार जनरल वाले और सिस्टम खराब, तो उसकी बात ना करेंगे, हम केवल इसकी बात करेंगे कि मंडल आयोग 27%। लेकिन फिर भी इसके पश्चात में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है
जब एक प्रकार से बोले काफी विद्रोह होता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है। क्या फैसला सुनाती है कि जो भी हमारे ओबीसी वर्ग के तबके के लोग हैं, इसमें हमारे कई ऐसे लोग होंगे जिनको आरक्षण हम प्रदान करेंगे, और इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। तो देखते हैं इसमें कि आरक्षण का हकदार है कौन और है कौन नहीं। तो दो प्रकार के लोग हमारे इस ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से, उसको देखते हैं हम। देखते हैं इसी में, यानी ओबीसी कैटेगरी में दो तरीके के लोग आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार आते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा हो गया गरीब तबके के लोग या अमीर तबके के लोग। कौन हो गया? अमीर वर्ग। एंड दूसरा हो गया इसमें गरीब वर्ग। ठीक है, यानी दो प्रकार के लोग ओबीसी वर्ग में आते हैं। अमीर वर्ग को हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं। गरीब तबके को हम नॉन क्रीमी बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, और ये किस आधार पे बांटा गया? तो ये बांटा गया अदर एक प्रकार से इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के आधार पे। यानी ओबीसी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे बांटा? तो ईबीसी के आधार पे बांटा, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। इस आधार पे ओबीसी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने दो आधार पे बांट दिया, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। अमीर वर्ग या क्रीमी लेयर में उन सारे व्यक्तियों को रखा गया जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है या इससे अगर अधिक है। संयुक्त, अगर आपके परिवार की आय, आप अगर ओबीसी वर्ग से आते हैं और आपके पूर्ण रूप से परिवार की आय, संयुक्त रूप से पूरे परिवार की सालाना इनकम अगर 8 लाख रुपए है या इससे अधिक है, तो फिर आप किस में आते हैं? अमीर वर्ग में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इस संदर्भ में आपको, अगर ओबीसी कैटेगरी में आप हैं, तो आपको आरक्षण 27% का नहीं मिलेगा। ठीक है, और यदि सालाना इनकम आपके घर की पूरे संयुक्त रूप से सालाना इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है, तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अर्थात गरीब तबके के लोग में आते हैं। तब आपको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या होगा? 27% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओबीसी वर्ग में भी रख दिया गया कैटेगरी कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, और अगर इसके अंतर्गत नहीं आते तो आपको आरक्षण किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। अनुच्छेद 340 यही प्रावधान करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 341 की। अनुच्छेद 341 की बात करें और अनुच्छेद 342 की बात करें। अनुच्छेद 341 और 42 दोनों सेम है। एक में एससी की बात और एक में एसटी की बात की गई, और ये दोनों की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय हमारे एससी और एसटी क्षेत्र की घोषणा करेंगे कि ये क्षेत्र हमारा एसटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये क्षेत्र हमारा एसटी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 341 और 42। बाद में अगर उस क्षेत्र को एससी और एसटी वर्ग के क्षेत्र की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और इसको समाप्त करने की घोषणा कौन करेगा? संसद करेगी। यानी इसको हमने घोषणा कर दी राष्ट्रपति महोदय, समाप्त करने की घोषणा करेगी संसद। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। फाइनली इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है कि जो कि अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य में जितने भी सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में हमारे संविधान के निर्माताओं ने उनका जिक्र किया और अपने एक बेहतरीन अंदाज में स्वयं की बुद्धिजीविता को दर्शाते हुए
जो भी प्रावधान किया है उन सभी प्रावधानों का जिक्र मैं इस क्लास में कर चुका हूं। ठीक है, तो आई होप यार जो भी सारे अनुच्छेद हैं या जो भी सारे SC ST और OBC वर्ग के संदर्भ में जो भी सारी बातों का जिक्र मैंने किया ये आपको समझ में आया होगा और आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पश्चात में एक दो पॉइंट हम और देखते हैं, ये अनुच्छेदों को छोड़ करके एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारी जनजातियों के संदर्भ में है, जो कि इसको जियोग्राफी में तो हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं। यानी भारत की सबसे पुरानी जनजाति हमारी कौन सी है? सबसे पुरानी जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति हमारी कौन सी? यारवा जनजाति। यारवा जनजाति है हमारी, जो कि कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे खतरनाक जनजाति वो भी हमारी एक प्रकार से बोले उसको भी याद रखिएगा, सेंटली जनजाति। सेंटली जनजाति जो कि ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ती है, हमारी सबसे खतरनाक जनजाति है इंडिया की। ठीक है, इसके पश्चात में दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली एक जनजाति है हमारी भारत में, जिसको हम लोग थारू जनजाति के नाम से जानते हैं। थारू जनजाति के नाम से जानते हैं। दीपावली में सारे लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये जो जनजाति है ये शोक के रूप में मनाती है, इसको भी हमने याद रखना है। इसके पश्चात में एक हमारी जनजाति ऐसी आती है जो कि एक प्रकार से बोले उसको हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, या सबसे लंबी जनजाति, ऐसा दर्जा हम दे सकते हैं। तो वो है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति, इसको भी हमने याद रखना है, भील जनजाति। और इसी के पश्चात में मेघालय में एक खासी नाम की जनजाति है। मेघालय में एक खासी नाम की जनजाति है, उसको भी। मेघालय में एक हमारी जनजाति है खासी नाम की। क्या नाम सी? खासी। ये हमारी मात्र सत्तात्मक रूप से, यानी जहां पे पूर्ण रूप से माता का शासन चलता है उसी को हम लोग मात्र सत्तात्मक बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति? खासी जनजाति। कहां पे? मेघालय में है हमारी, इसको भी याद रखिएगा। इसके पश्चात में एक हमारी जनजाति और है जो कि पंजाब में पड़ती है, जो कि जनसंख्या की घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी जनजाति है, उसको भी हमने याद रखना है, पंजाब में है। ठीक है, इसी के पश्चात में सबसे बड़ी जनजाति देख ली, गोंड जनजाति या भील जनजाति, इसको भी हमने याद रखना है। अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के हिसाब से भारत में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या वो पड़ जाती है उत्तर प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा वो सर्वाधिक पड़ती है हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है? याद रखनी है जनजातियों के संदर्भ में, और इन अनुच्छेदों को भी हमने क्या करना है? याद रखना है। फाइनली ये भाग 16 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम अपने इस भारतीय संविधान में और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, अर्थात ये पूरी की पूरी पॉलिटी हमारी समाप्त होने वाली है। तो जहां तक हो सके रिवीजन करते चलिएगा, इससे अधिक हमको कुछ भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी अगर उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट करोगे, वहां से सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आनंद लेते रहिए भारतीय संविधान का और मेरी क्लास का भी, और जहां तक हो सके लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।